नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार आ गया हूं लेकर के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये हमारा चैनल है, लगातार जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो। तो प्यारे बच्चों, आज जो है ये जो वीडियो लेकर आए हुए हैं ये खासकर केमिस्ट्री के लिए है, केमिस्ट्री के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि तो बिल्कुल हलवा है, आसान है बिल्कुल। और जानते हैं क्यों इसलिए आसान दिखाई देगा, इसलिए आसान लगेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है इसलिए आसान। और आज कुछ आसान क्वेश्चन भी लाए हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सारा क्वेश्चन हार्ड ही नहीं देता है प्यारे बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऐसे टिपिकल और आसान देता है जो बच्चे उसमें उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं और गलत ऑप्शन करके आ जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम शुरू कर देते हैं प्रश्न को। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आज लाए हैं। चलिए स्क्रीन पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। निम्नलिखित में से कौन धातु है। प्यारे बच्चों, धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों में से एक क्वेश्चन निश्चित है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, समझ जाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम तीनों आपको लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं कि तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए तीनों टाइप के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। यहाँ डिटेल थोड़ा सा बता दे प्यारे बच्चों। धातु, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या प्यारे बच्चों 118 तत्व होता है। यानी तत्व जो होता है कितना होता है, वो 118 होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 118 तत्वों में जो धातु होता है प्यारे बच्चों, जिसको मेटल बोलते हैं, वो होता है 90। धातु की संख्या कितनी होती है, 90, 90 होती है। अधातु की संख्या कितनी होती है, तो अधातु की संख्या होती है 22, यानी 22। कितनी होती है, 22, 22। एकदम याद कर लीजिए, हो सकता है कि ये भी प्रश्न पूछ दे, इस तरह इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाकर पूछता है प्यारे बच्चों। अब एक बच जाता है उपधातु। उपधातु, तो उपधातु की जो संख्या होती है वो होती है 6। दिखाई दे रहा है कि नहीं स्पष्ट, थोड़ा देख ले हम कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्पष्ट शब्दों में। यहाँ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जो तत्व होते हैं वो पूरा जो है 118 होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से धातु जो मेटल होता है वो 90 होता है, और जो अधातु होते हैं यानी नॉन मेटल होता है वो होता है 22, और उपधातु जो मेटलाइज होते हैं वो 6 होते हैं। अब इन तीनों का अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 8, और यहाँ 9 और 2 11। अब बताइए टोटल तत्व क्या हो गया, 118 हुआ कि नहीं। तो यहाँ हम क्लियर कर दिए प्यारे बच्चों आज कि जो तत्व 118 है उसमें से 90 जो है आपका धातु है, 22 जो है अधातु है, और 6 जो है 6 जो है उपधातु है। क्लियर हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु है। क्या N यानी नाइट्रोजन धातु है, क्या O यानी ऑक्सीजन धातु है, S क्या सल्फर धातु है, Na क्या सोडियम धातु। ये सब प्रतीक है, संकेत के माध्यम, संकेत के रूप में दिया हुआ है। N से नाइट्रोजन होता है, O से ऑक्सीजन होता है, S से सल्फर होता है, और Na से सोडियम होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं जानकारी के लिए, आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि नाइट्रोजन जो है धातु नहीं होता है बल्कि अधातु होता है, और ऑक्सीजन भी धातु नहीं होता है, ये भी अधातु ही होता है। और सल्फर भी, जिसको गंधक भी कहते हैं प्यारे बच्चों, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं, याद रखेंगे। सल्फर भी जो है वो अधातु ही होता है। तो बचा क्या, सोडियम। और आप लोग जानते हैं कि सोडियम जो है
धातु होती है, मेटल होती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा सोडियम, यानी डी आंसर को लॉक किया जाए। समझ में आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु, अब देखिए नॉन मेटल की बात कर रहा है यहाँ पे, नॉन मेटल मैंने कौन धातु, मैंने क्रम से तीनों क्वेश्चन को लिया है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? Fe, Na, S और Cu, क्या इन चारों में से कौन जो है अधातु है? तो हम जानकारी के लिए बता दें कि जो Fe होता है, Fe जिसको बोलते हैं आयरन यानी लोहा, और ये जो लोहा होता है ये इसका लैटिन नाम से लिया जाता है, ये लोहा Fe। Na जो है ये सोडियम है, ये पहले ही पता चल गया है कि ये धातु है क्योंकि ऊपर आया हुआ था, ये सोडियम है। S जो सल्फर है प्यारे बच्चों वो क्या है? अभी हमने बताया कि अधातु होते हैं। और थोड़ा चौथा देख लें, Cu यानी कापर, और कापर आप लोग जानते हैं ये कापर जो है धातु होता है, मेटल होता है। तो इस तरह से बचा क्या हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? कह रहा है धातु, अधातु कह रहा है, धातु नहीं अधातु कह रहा है। तो Fe जो है धातु है, Na जो है सोडियम धातु है, और कापर जो भी है ये भी धातु है। तो बचा क्या? सल्फर। सल्फर प्यारे बच्चों गंधक जिसको बोलते हैं, यानी गंधक हमारा क्या हो गया? अधातु हो गया। तो इस तरह से दूसरे का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा सी, यानी सी को लॉक किया जाए। बोलिए कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु क्रम से हम लिए हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Na यानी सोडियम, Fe यानी लोहा यानी आयरन, कापर ये Cu कापर है, और एस से आर्सेनिक होता है। तो अब आप लोग बिल्कुल यहाँ सही आंसर का सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि Na ऊपर बता दिए हैं कि सोडियम होता है, Fe इसको बता दिए हैं कि ये भी जो है धातु होता है, और कापर ये भी धातु होता है। तो बचा क्या? As यानी जो आर्सेनिक होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? न तो धातु होता है और न अधातु होता है, बल्कि क्या होता है? उपधातु होता है। और उपधातु की संख्या 6 होती है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, ये सब कुछ है जो उपधातु है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तीसरा का हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा और एस होगा, यानी आर्सेनिक होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जल में नमक विलयन करने पर बनता है, जल में जब नमक को विलयन करते हैं घोलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है, विषमांगी मिश्रण बनता है, कि समांगी मिश्रण बनता है, कि पायस बनता है? अब देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं चीजें कुछ कि क्या होता है कि जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो मान लीजिए कि ये पात्र है प्यारे बच्चों और इसमें हमने जल डाल दिया, इसमें कुछ जल ले लिया, H2O ले लिया, ये आपका जल है। और जानते हैं ये जल जो है द्रव होता है, और जो जल होता है प्यारे बच्चों वो विलायक होता है, क्योंकि किसी चीज को भी जल में ही घोलते हैं तो जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो विलायक होता है, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये विलायक है। अब हमने क्या किया कि ऊपर से यहाँ नमक को घोला, हमने नमक को घोला तो नमक के कण जो इसमें आएंगे और ये घुल जाएंगे, पानी में विलीन हो जाएंगे। तो जब ये विलीन हो जाएंगे तो पूरा एक विलयन बन जाएगा। अब देखिए अब हमको ये जानना है कि ये यौगिक है कि विषमांगी है कि समांगी है। तो अब जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई विलयन समांगी है कि मिश्रण है, यौगिक है कि पायस है। हम कैसे पहचान करते हैं? अगर ये जल में नमक को घोल लिए और घुले हुए भाग यानी विलयन को हम थोड़ा सा चम्मच में लेकर पिए
तो स्वाद लगेगा ही, कुछ स्वाद खट्टा तीखा मीठा लगेगा। या अगर पूरा पी जाए तो स्वाद उतना ही लगे जितना कि हम 1 चम्मच पिए। इसका मतलब कि अगर नमक को हम घोल देंगे तो उसका थोड़ा सा भाग पिए प्यारे बच्चों, या सब सारा पी जाए, उसका स्वाद नहीं बदलता है। तो अगर ये कंडीशन आता है कि उसका थोड़ा सा भाग या पूरा भाग पीने पर स्वाद नहीं बदलता है, एक जैसा ही रहता है, तो समझिए कि क्या है, वो मिश्रण है प्यारे बच्चों, मिश्रण है, यानी मिक्सचर है। तो इस तरह से हम, और वो भी समांगी मिश्रण है प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण है, क्योंकि यहाँ समांगी की बात हो रही है, समान मात्रा में मिला हुआ है प्यारे बच्चों। वो जो मिक्सचर है, जो मिक्सर है, जो मिश्रण है, वो समान मात्रा में घुला हुआ है। इसलिए जब जल में नमक विलीन होता है तो वो तो या यौगिक भी नहीं होगा, विषमांगी भी नहीं होगा, और पायस तो होगा ही नहीं। तो होगा क्या, समांगी मिश्रण होगा। तो याद रखेंगे कि ये एक क्या है, यह एक समांगी मिश्रण है प्यारे बच्चों, ये समांगी मिश्रण है। समझ में आया? चलिए तो शुरू कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एकदम टनाटन और एकदम लग जाइए जी जान लगा करके प्यारे बच्चों। कॉपी किताब एकदम शांत, कॉपी और पेन एकदम साथ में होना चाहिए। लिखते जाइए, याद करते जाइए, दिमाग में फिट करते जाइए, कुछ है नहीं प्यारे बच्चों, एकदम ये जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2024 है, एकदम हम क्रैक करेंगे, फोड़ेंगे इसको, ये जान चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कह रहा है कि विलयन होता है, अब विलयन होता है, अभी तो हमने विलयन बनाया है यहाँ पे जल और नमक का। तो विलयन होता है समांग पारदर्शक यौगिक, समांग पारदर्शक मिश्रण, असमांग पारदर्शक मिश्रण, असमांग अपारदर्शक मिश्रण। तो प्यारे बच्चों अब बता दें हम यहाँ पे कि जो विलयन यहाँ बना है वो समांगी मिश्रण है। तो जितना अ वाला समांग है, अ वाला इसको काट दीजिए, यानी ये कट गया, ये होगा ही नहीं, अ लग गया है, ये भी होगा ही नहीं, बचा 2। तो 2 में देख लेते हैं कि कौन समांग पारदर्शक मिश्रण है, यौगिक तो होगा ही नहीं। तो अब देखिए समांग तो दिया है, पारदर्शक दिया है, लेकिन यौगिक दे दी, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, समांग पारदर्शक मिश्रण होगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? तो इस तरह से विकल्प की हम छटैया करते हैं प्यारे बच्चों, जो गलत है कैसे छट जाता है, और सही जो आंसर है वो ऑटोमेटिक सामने दिखने लगता है। समझ रहे हैं ना? चलिए तो इस तरह से ये आपका समांग पारदर्शक मिश्रण, यानी ऑप्शन जो है बी राइट होगा, सही होगा, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सल्फर, अरे वही सल्फर जिसको हम गंधक बोलते हैं, बार बार कितना बताना पड़ेगा बताओ। सल्फर यानी गंधक, गंधक यानी सल्फर, जिसका संकेत क्या होता है सल्फर का, सल्फर का संकेत यश होता है प्यारे बच्चों, यश। सल्फर बोले तो यश, जिसको गंधक बोलते हैं, जिसको गंधक भी कहा जाता है, जिसको गंधक भी कहा जाता है। कह रहा है कि सल्फर और आयरन मिल गया है तो उसको कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे, यानी सल्फर और आयरन को पृथक करते हैं किसके द्वारा, क्या जल द्वारा, क्या चुंबक द्वारा, क्या आसवन द्वारा, क्या संघनन द्वारा। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लोहा को अलग करना होगा किसी में से, तो हम ऐसे चीज से अलग करेंगे कि लोहा अपने आप सट जाए, उसमें अब सट जाए, आ जाए, खिंच जाए। आप समझ गए होंगे कि किसके द्वारा अलग करेंगे, न तो जल द्वारा करेंगे, न आसवन द्वारा कर पाएंगे, और न संघनन द्वारा, किसके द्वारा करेंगे, तो चुंबक द्वारा, मैग्नेटिक द्वारा करेंगे प्यारे बच्चों। यानी सल्फर और आयरन को जब हम पृथक करते हैं तो वहां चुंबक का प्रयोग करते हैं, यानी चुंबक द्वारा अलग करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 6वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, कि क्रांतिक ताप कहते हैं। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है कि वो कौन सा ताप है
कि जिस ताप पर जो वाष्प दाब होता है, यानी जो वेपर प्रेशर होता है, वो वायुमंडलीय यानी एटीएम एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, प्यारे बच्चों बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे हिमांक तो होगा फ्रीजिंग, जम जाता है और गलन पिघल जाता है, और ये क्वथनांक क्या हो जाता है? वही तो है बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस ताप को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी क्वथनांक बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से सातवां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वथनांक होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बी को लॉक करते हैं। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ताप पर, देखिए दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, सातवां और आठवां जो ताप पर ही है थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये जान जाइए। तो कह रहा है कि किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब ये तो एकदम डिफिनेशन है प्यारे बच्चों, कि वो धीरे धीरे वायु में मिल जाता है, यानी वायु में कब मिलेगा? क्या आसवन होगा तो मिलेगा? क्या क्वथन होगा तो मिलेगा? क्या ऊर्ध्वपातन होगा तो मिलेगा? क्या वाष्पन होगा तो मिलेगा? तो याद रखेंगे कि किसी ताप पर गर्म किए बिना सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को ही तो हम वाष्पन की क्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? वाष्पन की क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आठवां का जो सही आंसर होगा वो होगा वाष्पन होगा प्यारे बच्चों, वाष्पन होगा, यानी ये होगा डी, वाष्पन होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि शरबत एक है, शरबत एक डॉट डॉट है, यानी इसमें भरना है। शरबत एक है, क्या विलयन है, क्या गैस है, क्या विलायक है, और क्या विलय है? तो प्यारे बच्चों आप लोग शरबत तो पिए हैं, चीनी का शरबत है ना, नींबू पानी की शरबत, ये सब गर्मियों में तो बहुत खूब चल रहा है प्यारे बच्चों। तो शरबत, शरबत एक है, क्या है? तो हम बता दें कि शरबत, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है हमने जल ले लिया और प्लस चीनी ले लिया, उसमें चीनी घोल लिया, तो ये क्या बना? इसको विलयन बोलते हैं। और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक, जिसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में रहता है वो विलेय होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? विलेय होता है, जिसको सोल्यूट बोलते हैं, है ना। और इसी को हम विलयन, विलयन यानी सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। और सोल्यूशन कहिए या इसी को शरबत कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो याद रखेंगे कि शरबत एक क्या है? विलयन है, सोल्यूशन है, क्योंकि ये समान मात्रा में रहता है, समांगी मिश्रण है, इसलिए क्या है? ये विलयन है प्यार बच्चों, ये विलयन है, शरबत एक विलयन है। तो इस तरह से 9वां का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलयन, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो भी अवक्षेप होता है, अवक्षेप बनता है, वो नीचे तली में बैठ जाता है, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। और अवक्षेप को हम ऐसे इस एरो द्वारा नीचे ऐसे दर्शाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं इसको, तो गैस, अगर कोई गैस निकल रहा है तो इसको ऐसे हम दर्शाते हैं ऊपर एरो करके। लेकिन जब अवक्षेप बनता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या करते हैं? नीचे नीचे करके दिखाते हैं, ये अवक्षेप है। तो याद रखें, इसमें बहुत सारा चीज याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखेंगे कि कोलाइडी कण का जो अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है वो अस्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्कंदन। बस याद रखेंगे कि कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन यानी बदलना अस्कंदन कहलाता है। अस्कंदन, जो हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा, ये अस्कंदन कहलाता है। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समांगी द्रव्य है?
द्रव्य है, द्रव नहीं कह रहा है प्यारे बच्चों, मैटर कह रहा है, सब्सटेंस कह रहा है, लिक्विड नहीं कह रहा है। शब्दों पर ध्यान देंगे, द्रव्य है। पहला है बर्फ, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है मिट्टी और चौथा है वायु। अब इन चारों में से आपको चुनना है कि चारों में से कौन कौन जो है वो समांगी द्रव्य है। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड फोर्थ, और ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड फोर्थ, और ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि बर्फ, बर्फ जो है एक समांगी द्रव्य है। क्या है? समांगी द्रव्य है, क्योंकि इसमें अन्य कोई चीज नहीं मिलाया गया है। जो लकड़ी है प्यारे बच्चों, वो भी एक क्या है? समांगी है, क्योंकि किसी चीज की लकड़ी होती है तो वो लकड़ी ही होती है, उसमें कोई भी मिलावटी नहीं होता है। मिट्टी, मिट्टी आप लोग कहीं कहीं मिट्टी देख लीजिए, उसमें कई ऐसे धूल कण और कई तरह की मिट्टियां मिली होती है, इसलिए ये क्या है? और समान मात्रा में नहीं रहती है। वायु जो है, वायु में भी कई गैसों का मिश्रण होता है प्यारे बच्चों, और वो मिश्रण जो है बिना अनुपात का होता है। जैसे वायुमंडल में ही देख लीजिए, ऑक्सीजन का 21 है, नाइट्रोजन का 76 है, ऐसे है, ठीक ना। हाइड्रोजन का कुछ और है, हीलियम का कुछ और है, तो क्या वो समांगी होगा? क्योंकि मात्रा समान नहीं है। तो इसलिए बर्फ और लकड़ी, बर्फ और लकड़ी ही समांगी द्रव्य होगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में फर्स्ट और सेकेंड है। इस तरह से हमारा 11 का सही जो आंसर होगा वो पहला होगा ए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? नहीं। नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं, इसलिए जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए उसको अंडरलाइन कर दीजिए या उसको क्या कर लीजिए, गोला बना दीजिए, ताकि दिमाग में रहे कि हमको नहीं वाला ऑप्शन को चुनना है। तो निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है गोंद, दूध, नमक का जली विलयन या रक्त। तो याद रखेंगे कि कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है, यानी गोंद जो है कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है, लेकिन है वाला हमको नहीं ऑप्शन चुनना है, बल्कि नहीं वाला चुनना है। दूसरा है दूध, दूध भी है प्यारे बच्चों कोलाइडी अवस्था का उदाहरण। रक्त, जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, खून होता है, वो भी कोलाइडी अवस्था का ही एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है प्यारे बच्चों। लेकिन हमको तो यहाँ नहीं वाला ऑप्शन को देखना है। सी कह रहा है नमक का जली विलयन। और याद कीजिए, नमक का जली विलयन, चीनी का जली विलयन, वो विलयन जो है शरबत होता है, न कि कोलाइडी अवस्था होता है, और हमको नहीं वाला ऑप्शन ही चुनना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये इसका सही आंसर क्या होगा? नमक का जली विलयन ही कोलाइडी अवस्था का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन हमको क्या करना है? चुनना है। तो चलिए, 12 का ऑप्शन जो है सी सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, और एक बहुत ही हल्का और एकदम आसान क्वेश्चन यहां रख दिए हैं आप लोगों को भ्रम में डालने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में इसकी चर्चा बहुत हुई है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर, जिसको गंधक भी कहते हैं और जिसका संकेत क्या होता है? यस, कैपिटल यस होता है प्यारे बच्चों, कैपिटल यस, इसी को बोलते हैं गंधक या सल्फर। याद रखेंगे। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम डाल दिए हैं कि सल्फर या गंधक है क्या है? क्या धातु है, कि उपधातु है, कि अधातु है, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद कीजिए, पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में हमने बताया था कि धातु, अधातु और उपधातु क्या क्या होती है। तो जो सल्फर है वो धातु तो होगा ही नहीं, यानी सल्फर और गंधक वो धातु नहीं होगा। उपधातु तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 6 होता ही है और उसमें से ये है नहीं। अधातु, यही यही यानी जो सल्फर है प्यार बच्चों, ये नॉन मेटल है, यानी अधातु है, और इनमें से कोई नहीं। ये तो ऐसे ही डाल दिया है कि बच्चे इसमें फंस जाए, उलझ जाए।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सल्फर और गंधक जो होता है याद रखेंगे, अधातु है, और ऐसे क्वेश्चन को हम पहले दूसरे में भी हम बताए हैं आप लोग। चलिए, तो 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो होगा सी यानी अधातु। चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण, यानी ठोस में ठोस को मिलाया गया है और वो विलयन बना है, उसका उदाहरण है। क्या पीतल है, क्या धुआं है, क्या हाइड्रोजन गैस है, क्या मदिरा है? तो प्यारे बच्चों हम बता दें आप लोगों को एकदम स्पष्ट शब्दों में कि धुआं जो है होगा ही नहीं, क्योंकि ठोस का एग्जाम्पल होगा ही नहीं, कट। हाइड्रोजन गैस होगा ही नहीं, गैस है तो कट। और मदिरा तो होगा नहीं, क्योंकि लिक्विड है, ये लिक्विड होगा ना। तो बचा क्या? पीतल। यानी पीतल में जिंक और कॉपर दोनों मिल करके ये बनता है, तो क्या बनता है? पीतल बनता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये दो ठोसों को मिला करके ठोस विलयन बनाया गया है, तो ये क्या होगा? पीतल होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा 14 का जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, और बाकी तीनों ऑप्शन जो है गलत होगा। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते हैं? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि निम्नलिखित में से किसके कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं। क्या विलयन है के कण नीचे नहीं बैठते हैं, कि कोलाइडी के, कि निलंबन के, कि इनमें से कोई नहीं? तो इतना हम प्यारे बच्चों बता चुके हैं, इतना क्वेश्चन करा चुके हैं कि इसका आंसर जो है आप लोग एकदम दे देंगे। मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम आप लोग दे देंगे। क्योंकि विलयन यहाँ कह रहा है कि नहीं बैठते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने बताया था कि विलयन जो शरबत होता है, जैसे पानी में जब हम चीनी डाल करके वो विलयन बनाते हैं, तो क्या चीनी नीचे बैठता है? नहीं बैठता, बल्कि चीनी घुल जाता है। यानी घुलने का मतलब कि वो पानी के कणों के आकार का हो जाता है, जिसके कारण चीनी जो है पानी में दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब कि विलयन ही वो ऐसा है चीज है कि जिसके कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं, बाकी कोलाइडी का, निलंबन का कण जो है नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो 15 का ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी विलयन ही है जिसके कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं। कह रहा है कि नहीं बैठते, नहीं वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे। नहीं वाला क्वेश्चन जो है बच्चों को भ्रम पैदा कर देता है, बच्चे गलत कर बैठते हैं। इसलिए नहीं वाला जो भी क्वेश्चन आए तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए या उसको गोला कर दीजिए, ताकि ये ध्यान रहे कि हमको नहीं वाले ऑप्शन को चुनना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 16 क्वेश्चन आज लेकर के आए हुए हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये लगभग लगभग सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कैसा होता है। जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती सब लोग जलाए हैं, पूजा किए होंगे, घर पे जलाए होंगे या बाहर जलाए होंगे या मंदिरों में जलाए होंगे। तो जलती अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैलना किसका उदाहरण है? अब देखिए, अगर अगरबत्ती जलाएंगे आप तो निश्चित रूप से उसमें सुगंध फैलेगा, और सुगंध फैलना हम नहीं रोक पाएंगे, किसी भी हालत में सुगंध को हम नहीं रोक पाते हैं। तो वही कह रहा है कि जलती अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैलना किसका उदाहरण है? क्या परासरण का उदाहरण है, क्या विसरण का उदाहरण है, क्या ऊर्ध्वपातन है, कि वाष्पन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब इसका देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमको इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे, और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है बताएंगे। बोलिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो उत्तर रहेगा हमको इंतजार रहेगा कि कौन बच्चा जो है जल्दी 1 नंबर पर इसका आंसर जो है देता है। कमेंट बॉक्स में इसका इंतजार रहेगा कि जलती अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैलना किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर का इंतजार कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आज तो 16 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा ये वीडियो कैसे लगा
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, अब एग्जाम जो है प्रतिदिन जो है कम होती जा रही है, दिनों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए अब बिना देर लगाए एकदम जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेकर एकदम जुड़ जाइए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए और तब देखिए कि क्यों नहीं सरकारी स्कूल मिलता है। ये जितने क्वेश्चन बताए हैं प्यारे बच्चों, ये सब गवर्नमेंट स्कूल दिलाकर रहेगा, ये जान जाइए। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हम इंतजार करेंगे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।